हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग योर CMA फाउंडेशन एंड वेलकम इन द CMA इंटर। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने CMA फाउंडेशन क्लियर करके CMA इंटर में एंट्री ली है, और वे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने डायरेक्ट एंट्री से CMA इंटर में एंट्री ली है। तो जिन्होंने भी फाउंडेशन से इंटर में एंटर किया है या डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन द CMA इंटर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। अगर आपने फाउंडेशन क्लियर किया है और सक्सेस हासिल की है और इंटर में आपने अब एंट्री ली है, तो CMA फाउंडेशन क्लियर करना आपका डेस्टिनेशन नहीं है। CMA इंटर देन फाइनल क्लियर करके CMA बनना, उसकी डिग्री आपके हाथ में आना, वो आपका डेस्टिनेशन। और अगर आपने डायरेक्ट एंट्री सिस्टम से एडमिशन लिया है तो केवल एडमिशन लेना ही हमारा टारगेट नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा CMA की डिग्री हासिल करना। मेरा नाम है CA पंकज सरावगी और मैं हूं आपका CMA इंटर में ग्रुप 1 पेपर नंबर 8 जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का ट्यूटर। तो हम यहाँ पे आज क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? आज हम आपका जो ग्रुप 1 का पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका केवल और केवल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो नाम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, माई सेल्फ CA पंकज सरावगी, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड इन 2009 में मैंने अपना CA क्वालिफाई किया था और 2009 से ही मैं टीचिंग लाइन में हूं। अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूं CMA इंटर में, तो CMA इंटर में मैं 3 सब्जेक्ट टीच करता हूं। ग्रुप 1 में पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 में पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जर्नी, उसमें हम आज केवल और केवल अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर नंबर 8 जो है उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ओनली सिलेबस डिस्कशन। अगर मैं सबसे पहले आपके स्टडी मटेरियल पे आता हूं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 2021 में आपके स्टडी मटेरियल को रीप्रिंट किया है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट आपका स्टडी मटेरियल है, सितंबर 2021 में इंस्टीट्यूट ने ये रीप्रिंट किया। और अगर मैं बात करूं सिलेबस की, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8, तो आपके सिलेबस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। जो कि सेक्शन A नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग को, सेक्शन B नाम दिया गया है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को, और सेक्शन 3 नाम दिया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स को। और इनकी जो वेटेज है, इंस्टीट्यूट का कहना है कि हम सेक्शन A में से आपसे 40% मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। सिमिलरली सेक्शन B में से 30% और सेक्शन C में से 30% क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। अगर मैं बात करूं तो आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस को टोटलिटी में 6 स्टडी नोट्स में डिवाइड किया गया है। इंस्टीट्यूट ने जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को टोटलिटी में अगर मैं बात करूं तो 6 स्टडी नोट्स में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग के। सर हमारा पेपर कितने मार्क्स का आता है? आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है, और हाईएस्ट मार्क्स जो मेरे किसी स्टूडेंट के अभी तक आए हुए हैं, दैट इज 95 मार्क्स, एंड आई एम सर्चिंग फॉर अबव 95। तो मेरी कोशिश ये है कि 95 का ये जो टारगेट है, ये तो अचीव हो चुका है, बट इसको अब क्रॉस करने का टारगेट है। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 95 मार्क्स अचीव किए हैं, तो हाईएस्ट जो अभी तक इस सब्जेक्ट में है दैट इज 95 मार्क्स, और मुझे उससे ज़्यादा आपसे चाहिए। तो 6 स्टडी नोट्स हैं जिनको कवर करके हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और इन 6 स्टडी नोट्स को 6 चैप्टर मत समझ लेना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स किए गए हैं। तो अकॉर्डिंगली चैप्टर्स तो आपके
काफी सारे हो जाएंगे। स्टडी नोट नंबर 1 जो है, इंस्टीट्यूट ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है और हमने भी यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम भी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। स्टडी नोट नंबर 1 होगा आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो सिंपल सी बात है, जब भी किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है कि सर अगर मेरे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग तो सर कॉस्ट क्या होता है ये भी आप जानना चाहोगे, अकाउंटिंग क्या होता है ये भी आप जानना चाहोगे, सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है वो भी आप जानना चाहोगे। तो यहाँ पे इस स्टडी नोट नंबर 1 को 4 पार्ट्स में एनालाइज किया गया। पहला, आपको डेफिनेशंस बताई जाएगी, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसका स्कोप बताया जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सिग्निफिकेंस मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी के लिए। साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे बाकी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के साथ, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग को कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। तो स्टडी नोट नंबर 1 का जो पार्ट 1 होगा उसमें हम कुछ डेफिनेशंस, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस और उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है, वो हम डिस्कस करें। सिमिलरली स्टडी नोट नंबर 1 का जो पार्ट 2 होगा उसमें हमें अंडरस्टैंड करना है कुछ टर्म्स हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट यूनिट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जो सेकेंड पार्ट होगा स्टडी नोट नंबर 1 का, में हमें यह डिस्कस करना है कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, कॉस्ट यूनिट क्या होती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट की अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रोडक्ट उनके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो सर्विस जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर होते हैं डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, एक एकेडमिक डिपार्टमेंट है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं उनको कॉस्ट सेंटर बोल दिया जाता है। कॉस्ट यूनिट क्या होती है, कॉस्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, किसी भी कॉस्ट को मेजर करने की यूनिट। अगर मैं आपको से एग्जांपल नोट्स प्रोवाइड करता हूं और उन नोट्स के लिए मेरी कॉस्ट आती है 500 रुपीज़ की, तो सिंपली इसका मतलब मैं एक स्टूडेंट को 2 वॉल्यूम होते हैं हमारी बुक के वो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम एक स्टूडेंट को हम अपना कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स प्रोवाइड करते 500 रुपये की कॉस्ट आती है, तो मैं यही तो कहूँगा सर 500 रुपये पर स्टूडेंट हमारी नोट्स की कॉस्ट आती है, 500 रुपये पर स्टूडेंट हमारी नोट्स की कॉस्ट आती है। तो हमारे लिए कॉस्ट की यूनिट क्या है सर, हमारे लिए कॉस्ट की यूनिट है स्टूडेंट। स्टूडेंट कम होंगे तो कम कॉस्ट लगेगी नोट्स की, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा लगेगी। इसी तरीके से आप देखते हो जो लिक्विड आइटम होते हैं वो लीटर्स में मेजर किए जाते हैं, क्लोथ वगैरह मीटर्स में मेजर किए जा सकते हैं। तो ये लीटर, मीटर, स्टूडेंट, ये सब क्या होते हैं, ये सारी की सारी कहलाती है कॉस्ट यूनिट। तीसरा जो पार्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला पार्ट है ये थोड़ा बहुत आप इकोनॉमिक्स में देखकर आते हो। आपको अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं, आपने पढ़ा होगा सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। और जो फाउंडेशन से बच्चे आए हैं उनके तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसमें लास्ट में 20 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन भी है, तो उन्होंने तो ये चीजें बेसिक में पढ़ी भी हो सकती है। बट हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से इस तरीके से डिस्कशन करते हैं, ये मानते हुए डिस्कशन करते हैं आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि अगर मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि आपको आता है तो फिर मैं बताने में लिमिटेड हो जाऊंगा, और वो ऑफकोर्स मैं नहीं चाहता। तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, तो हम बिल्कुल बेस से पिक करते हुए चलते हैं। और चौथा जो पार्ट है स्टडी नोट नंबर 1 का, उसमें बताया गया है कि आप जब CMA बन जाते हो, आप जब कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो,
आप जब सीएमए बन जाते हो, आप जब कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाते हो, तो आपका क्या रोल होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, वो ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो स्टडी नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग को हमें 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके बाद जो स्टडी नोट नंबर 2 आपके सामने आएगा, अगर मैं स्टडी नोट नंबर 1 की बात करूं तो सर स्टडी नोट नंबर 1 जो है वो प्योर थ्योरेटिकल है आपका। इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में आपको पहला चैप्टर, पहला स्टडी नोट करवाते हैं, तो हम इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाते हैं, क्यों, है ही थ्योरी। हाँ, नो डाउट एग्जाम्पल जरूर देते हैं, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवाते, क्यों, है ही नहीं, तो करवाएंगे कहां से। कई बार बच्चा पूछता है सर क्या ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आंसर इज नो। बट किसी भी प्रैक्टिकल को समझने के लिए आपको थ्योरी जरूर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जब आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, क्या आपने सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बनाना सीख लिया था, या फिर आपको टीचर ने पहले उसका बेस समझाया, थ्योरी समझाई? तो आंसर इज सर टीचर ने बिल्कुल बेस से करवाया। पहले हमें बताया अकाउंटिंग क्या होता है, फिर बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट वगैरह क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई। देन उन्होंने प्रैक्टिकल पे मूव ऑन किया। तो बिल्कुल हम भी ये मान के चलते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ये मानते हुए आपको कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले ऑफकोर्स हमें थ्योरी जो पार्ट है वो डिस्कस करना पड़ता है। उसके बाद जब हम स्टडी नोट नंबर 2 में मूव करते हैं, तो हम मूव कर जाते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन। स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर 2 है आपका कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एज पर योर स्टडी मटेरियल इसके 4 पार्ट्स हैं। एज पर योर स्टडी मटेरियल इसके 4 पार्ट्स हैं। कॉस्ट एसर्टेनमेंट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के 4 पार्ट्स हैं। जैसे अकाउंट्स में आप पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। तो ये जो स्टडी नोट नंबर 2 है, ये टोटली आपका 4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे डिपेंडेंट है। पहला चैप्टर होगा आपका मटेरियल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 होगा। देन नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉई कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। नेक्स्ट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और ओवरहेड्स, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो 4 पार्ट्स में इस टॉपिक को डिवाइड कर दिया। सिंपल अगर मैं कहूं तो सर दीज आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं कि सर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेनली क्या क्या खर्चे होते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेनली क्या क्या खर्चे होते हैं, तो सर आंसर है डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं या इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं। डायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं या फिर इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। सर ये जो मटेरियल कॉस्ट है, दिस इज नथिंग डायरेक्ट मटेरियल। एम्प्लॉई कॉस्ट इज नथिंग डायरेक्ट एम्प्लॉई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब मटेरियल और एम्प्लॉई कॉस्ट के अलावा कोई डायरेक्ट नेचर का खर्चा, लाइक कैरीज इनवर्ड लाइक। और ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। तो सिंपली ये जो स्टडी नोट नंबर 2 है, ये आपसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का डिस्कशन करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में आपको ये 4 तरीके के खर्चे देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, क्या इन पे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस अप्लाई होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, वो सारे के सारे हमें स्टडी नोट नंबर 2 में डिस्कस करने हैं। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 3 जो है, उसका तो नाम ही है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टडी नोट नंबर 3 जो है, इसका तो नाम ही है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक्चुअल में जो स्टडी नोट नंबर 2 है, उसमें ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटेल्स में डिस्कस किए गए, बट स्टडी नोट नंबर 3 जो है, उसमें ब्रीफली डिस्कशन किया गया। अगर मैं स्टडी नोट नंबर 2 की मैं बात करूं तो सर ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलता है। टी का मतलब थ्योरी, पी का मतलब प्रैक्टिकल। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में इन टॉपिक में से प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे, बट ऐसा नहीं कहूंगा कि थ्योरी क्वेश्चन बनता नहीं है, बनता है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। लेकिन फिर से अगर मैं स्टडी नोट नंबर 3 पे आता हूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसका नाम है।
और सर ये प्योर थ्योरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चैप्टर है स्टडी नोट नंबर 3, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो 3 पार्ट क्या है सर? प्रीफेस टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कौन इश्यू करता है, ये सारी चीजें आपको प्रीफेस में बताई जाती है। देन आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करता है CASB, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है अलग से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह की ड्राफ्टिंग करना, बनाना। तो उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या फंक्शंस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाते वक्त, वो यहाँ पे बताए जाएंगे। इसके अलावा 1 से लेकर 24 तक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किए गए हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 to 24 एज इश्यूड बाय द, कौन इश्यू करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, CAS दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू करता है। 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से 4 आपको स्टडी नोट नंबर 2 में डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थ्योरेटिकली केवल उसका नाम, हर एक का ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। तो थ्योरी है स्टडी नोट नंबर 3। इसके बाद जब आप स्टडी नोट नंबर 4 में आते हो तो स्टडी नोट नंबर 4 का नाम रखा गया है कॉस्ट बुक कीपिंग। अगर आपको याद हो बुक कीपिंग, जैसे ही बुक कीपिंग माइंड में आए सर जर्नल एंट्रीज माइंड में आ जानी चाहिए, अकाउंटिंग माइंड में आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल बुक कीपिंग नहीं, यहाँ पे ये कॉस्ट की बुक कीपिंग होती है। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज करते हो, लेजर्स बनाते हो, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाते हो, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये सारे काम हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को नाम दिया गया कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट की बुक किस तरीके से मेंटेन की जाए, कॉस्ट की बुक कैसे रखी जाए, कैसे मेंटेन की जाए, तो टॉपिक को नाम दे दिया गया कॉस्ट बुक कीपिंग। लेकिन ये जो कॉस्ट बुक कीपिंग है, इसको फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इसको फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और वो 6 पार्ट्स क्या हैं सर? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर्स एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। सिंपल सी मैं बात करूं, ये जो टॉपिक होता है इसको हम नॉर्मली कॉस्ट शीट बोल दिया करते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो बस उसको नाम दे दिया गया कॉस्ट शीट। इसके अलावा जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट एंड नॉर्मल एंड अब नॉर्मल आइटम्स ऑफ कॉस्ट। तो एक्चुअल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रॉडली आइटम्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन करते वक्त जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसमें गुडविल भी राइट ऑफ कर देते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये होता है सर, क्या गुडविल राइट ऑफ करना इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इज रिलेटेड टू एनी सर्विस? आंसर इज नो। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आप कवर करते हो, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में वो एक्सक्लूड किए गए, तो वो भी हम मेनली कॉस्ट शीट में ही डिस्कस कर लिया करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे 2 सिस्टम होते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग के, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। कॉस्ट बुक कीपिंग दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करने के, कॉस्ट की जर्नल एंट्रीज करने के 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड और एक होता है इंटीग्रल अकाउंट्स या इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इसके अलावा होता क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करती है, आप नाम से आइडिया लगाने की कोशिश करो सर। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकता, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकता, एकजुट होकर। तो नॉन का मतलब होता है अलग अलग। तो जब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, 2 बुक्स मेंटेन करती है, अकाउंटिंग की 2 बुक्स मेंटेन करती है। अगर ट्रांजैक्शन होता है एक, और अगर वो एक ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए भी रेलिवेंट हो और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी रेलिवेंट हो, तो ट्रांजैक्शन तो एक बट उसकी एंट्री 2 की जाएगी,
एक एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली और एक कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा, काफी सारे ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं बट कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते। गुडविल का एग्जांपल मैंने आपको दिया, गुडविल रिटर्न ऑफ का। तो इससे क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम मेंटेन करेगी तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हम यहां पे रिकॉन्सिलिएशन करते हैं, सर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। जैसे आप 11th क्लास में BRS बनाते हो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स का रिकॉन्सिलिएशन देखेंगे। इसके अलावा कुछ सर्विसेज यहाँ पे कवर की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, हेल्थ केयर एंड पोर्ट सर्विस। तो ये हो गया पार्ट सर्विस का। मेनली जो अभी तक ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो, 5 पार्ट, ये है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो लास्ट में एक कॉस्ट बुक कीपिंग में सर्विस का पार्ट भी ऐड कर दिया गया। तो ये 6 पार्ट्स हैं तो स्टडी नोट नंबर 4 में यहाँ पे आपके कवर किए गए। सर प्रैक्टिकल है कि थ्योरी? तो अगर मैं बात करूं तो मेनली इसमें से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेनली आपको एग्जाम में इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम मूव करते हैं स्टडी नोट नंबर 5, तो स्टडी नोट नंबर 5 का नाम है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक कंपनी ये डिजिटल पेन बनाती है, और एक कंपनी ये बोटल्स बनाती है। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा आपसे ये है कि क्या दोनों की कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम होगा? एक कंपनी बनाती है स्टील बोटल्स और एक कंपनी बनाती है ये डिजिटल पेन, क्या दोनों की कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका सेम होगा? सर आंसर इज नो। इनके अलग तरीके के खर्चे हैं, बोतल बनाने वाली कंपनी के अलग तरीके के खर्चे हैं। तो अगर आपको पूरी की पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज करनी हो कि सर इस कंपनी की कॉस्ट, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो, इस इंडस्ट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो, फार्मा वालों की कैसे कैलकुलेट हो, सर्विस वालों की कैसे कैलकुलेट हो, तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बताए गए हैं कि हर एक के केस में अलग अलग तरीके से कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। और इस सीक्वेंस में मेथड ऑफ कॉस्टिंग को 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का जो स्टडी नोट है वो 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, और वो 5 पार्ट है। पहला है जॉब कॉस्टिंग, दूसरा है बैच कॉस्टिंग, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चौथा है प्रोसेस कॉस्टिंग जिसमें एज पर योर स्टडी मटेरियल जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कवर्ड है, और फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑल्सो नॉन एज सर्विस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग वहां पे अप्लाई होता है जहां पे कोई छोटा मोटा काम जॉब बेसिस पे होता है। जैसे आप एक कारपेंटर के पास जाते हो और आप कहते हो मुझे 2 चेयर्स बना के दे दो इस तरीके की, 2 टेबल बना के दे दो इस तरीके की। तो जब कोई पर्सन आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कोई काम करके देता है तो वो कवर किया जाता है जॉब कॉस्टिंग के अंदर, मतलब वो आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जॉब कर रहा है। बैच कॉस्टिंग तब अप्लाई होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन बैचेज में प्रोडक्शन करती है, एक बैच में 100 यूनिट, एक बैच में 1000 यूनिट, इस तरीके से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मली उन ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है तो अपना प्रोडक्शन एक से ज्यादा प्रोसेस में कंप्लीट करे। प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मली वहां पे अप्लाई होता है जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को एक से ज्यादा प्रोसेस में कंप्लीट करे। जैसे रेमंड कंपनी अगर शर्ट बनाए तो मान लें वो मार्केट से कॉटन लेकर आए तो सबसे पहले कॉटन से थ्रेड बनाना पड़ेगा, फिर थ्रेड से क्लॉथ बनाना पड़ेगा, फिर क्लॉथ से शर्ट बनेगा। तो रेमंड तो मार्केट में क्लॉथ भी बेचती है, तो वो ये जानना चाहती है कि क्लॉथ तक की मेरी क्या कॉस्टिंग है, और अगर वो शर्ट तक जाती है, शर्ट बनाती है, तो वो जानना चाहेगी शर्ट बनाने तक की क्या कॉस्टिंग है। तो जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेज में आप प्रोडक्ट कंप्लीट करते हो तो उस सिचुएशन में
प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जा सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, ये वहां पे अप्लाई होता है जहां पे आप एक प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, एक प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है और डीजल भी बनता है। तो एक प्रोसेस में अगर आप एक से ज्यादा रॉ मटेरियल से अगर आप एक से ज्यादा तरीके के प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोसेस में बनाते हो तो उस सिचुएशन में आप जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते। और हम लोगों के लिए अलग से मेथड दिया गया, दैट इज सर्विस कॉस्टिंग। हम लोग मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए अलग से एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, दैट इज नॉन एज सर्विस कॉस्टिंग। और यहाँ पे आपके सिलेबस में सर्विस कॉस्टिंग में केवल 3 सर्विसेज कवर्ड है। वन इज ट्रांसपोर्ट, वन इज होटल एंड वन इज हॉस्पिटल। केवल और केवल 3 सर्विसेज आपके सिलेबस में कवर की गई। सर इनमें से हमारे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि थ्योरी? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम में आपके इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जो स्टडी नोट नंबर 5 के आप ये टॉपिक्स देख रहे हो, इसकी वेटेज है 30%। कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया था कि एज पर इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कॉस्टिंग की वेटेज 30% है। तो पहले जो 4 स्टडी नोट है, अभी आगे लिखा हुआ भी आएगा, मैं बताऊंगा आपको, लिखवाऊंगा। पहले जो 4 स्टडी नोट है उनकी वेटेज है 40%। एक सिंगल स्टडी नोट नंबर 5 की वेटेज है 30%। सिमिलरली अगर मैं बताता हूं स्टडी नोट नंबर 6 जो कि आपका लास्ट स्टडी नोट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसकी भी वेटेज 30% है। इसकी भी वेटेज 30% है। और इसमें से भी मेनली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सर स्टडी नोट नंबर 6 का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। टेक्निक्स नॉर्मली तब बोला जाता है जब बात आ जाती है डिसीजन मेकिंग। जब तक आप केवल और केवल कैलकुलेशन करते हो, जब तक आप केवल और केवल कैलकुलेशन करते हो तो बोला जाता है मेथड्स। लेकिन जब आपको लेने होते हैं डिसीजन तो उस सिचुएशन में उनको बोला जाता है टेक्निक। तो वो तरीके जो कॉस्ट की कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे उनको बोला जाता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और वो तरीके जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे उनको बोला जाता है टेक्निक्स। 3 टेक्निक्स हैं यहाँ पे सर। वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग, वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, एंड वन इज बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के डिसीजन लेने की कोशिश करती है, अगर हमारे पास कोई भी ऑफर आता है तो क्या हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट कर लेती है कि नेक्स्ट मंथ अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो क्या कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, और जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हो जाता है तो वो देखती है एक्चुअल में हमारी क्या कॉस्ट इनकर हुई। देन उनको कंपेयर किया जाता है, अकॉर्डिंगली डिफरेंस निकाला जाता है कि हमने जो कॉस्ट डिसाइड की थी वो ये थी, एक्चुअल में कॉस्ट ये आई, तो जो भी डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है वेरिएंस। और देन उस डिफरेंस का एनालिसिस किया जाता है कि ये डिफरेंस क्यों है, अकॉर्डिंगली उस पर रेमेडियल एक्शन लिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करे कि हमारी 10 रुपए की कॉस्ट आएगी और एक्चुअल में 12 रुपए की कॉस्ट आ जाए, तो ये जानना बनता है सर 2 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों आई। और अगर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, करेक्शन पॉसिबल है, रेमेडियल एक्शन पॉसिबल है, तो उस पर एक्शन लेकर उस कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन बनाती है वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स, और उन बजट्स के बेसिस पे अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सिंपल सी बात है, अगर आपका बजट नहीं होगा कि अगले महीने कितना प्रोडक्शन करना है, तो क्या प्रोडक्शन करते रहोगे? सर आंसर इज नो। प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन सेल्स। मार्केट में हमारी क्या सेल्स होगी के अकॉर्डिंगली तो प्रोडक्शन करूंगा। नो डाउट मेरे पास मशीनें हैं जिन पे मैं 1 लाख यूनिट बना सकता हूँ, बट मार्केट में चल रहा है रिसेशन और मार्केट में केवल 40,000 यूनिट बिक सकती है, क्या 1 लाख बना के छोड़ दूं? आंसर इज नो।
तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले से ही बजट्स बना लेती है अपनी एक्टिविटीज का, कितना बिकेगा, कितना बनाएंगे, इन सब चीजों को बजट बनाकर एक तरीके से एस्टिमेट कर लिया जाता है ताकि हम अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, उसके आसपास का ही प्रोडक्शन और सेल्स वगैरह हम मेंटेन कर सके। These are the 6 स्टडी नोट्स जो कि हमें अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में 100 मार्क्स के लिए कवर करना है। ये तो हुआ आपका सिलेबस एज पर योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। अब हम इसको अपनी क्लासेस में कैसे डिस्कस करने वाले हैं, अपनी क्लासेस में हम इसको किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक तो हम इसको सीक्वेंशियली ही डिस्कस करने वाले हैं, सीक्वेंस हम चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले स्टडी नोट नंबर 1, देन स्टडी नोट नंबर 2, देन 3, 4, 5, 6, ये तो आपका सीक्वेंस में चलेगा, किसी भी तरीके का कोई सीक्वेंस चेंज नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो 100 मार्क्स है उसमें 6 स्टडी नोट, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो पहला स्टडी नोट है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। स्टडी नोट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के ये 4 पार्ट्स हैं, तो हम इसको 4 पार्ट्स में ही डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, बिल्कुल सिमिलर तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद ये जो कॉस्ट एसेटमेंट है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसको भी थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैंने इसके भी थोड़े पार्ट्स कर दिए। लाइक ये जो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला मटेरियल कॉस्ट के नाम से और दूसरा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के नाम से, ताकि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो हैं मटेरियल कॉस्ट में भी वो 2 पार्ट में बंट जाए और चीजों को हम ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट पार्ट है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इसको भी हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के नाम से और एक एम्प्लॉय टर्नओवर के नाम से। अगेन जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं वो दोनों में अलग अलग तरीके की हो जाएगी, चीजों को समझना हमारे लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा डायरेक्ट एक्सपेंस CS 10, वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस CS 10 के नाम से ही डिस्कस करेंगे, कोई चेंज नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ओवरहेड्स का, इसको हम 2 पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 और 7 होगा हमारे नोट्स के अकॉर्डिंगली। ओवरहेड्स पहला तो पार्ट होगा, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर। इनको अलग अलग करने के पीछे पर्पज ये है, इसमें जो आप क्वेश्चन देखोगे मटेरियल कॉस्ट CS 6 में, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के। एम्प्लॉय टर्नओवर में जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे एम्प्लॉय कॉस्ट CS 7 से। ओवरहेड में जो क्वेश्चन देखेंगे उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे मशीन आवर रेट के। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो मैंने सोचा इसको अगर अलग अलग कर दिया जाए, कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसका कहीं ना कहीं मुझे पास्ट में बच्चों से रिस्पॉन्स भी रिसीव हुआ है, सर आप ये जो पार्ट्स में करवाते हो चैप्टर्स, इससे चैप्टर को कंप्लीट करना और समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अदरवाइज करने को हमें तो आपका सिलेबस करवाना है, भले अलग अलग करके करवाएं या साथ में करवाएं, सिलेबस तो कवर होना ही है। बट चीज़ों को जितना ज़्यादा अलग अलग कर लिया जाएगा उतना ज़्यादा हम को ईजिली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और चीज़ों को रिवाइज करते वक्त भी चीज़ें ईजिली और कम टाइम में रिवाइज हो जाती है। इसके बाद जब हम स्टडी नोट नंबर 3 में आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसको हम अपनी क्लासेस में सिंगल पार्ट में रिवाइज कर लेते हैं या सिंगल पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, 191 से ये स्टार्ट होता है और 204 पेज पे ये फिनिश हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, अलग अलग भी मैं इसमें बात करूँ ऐसा कुछ नहीं है, हमें मेनली इसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन करना होता है। तो CS इसमें आपको 1 से लेकर 24 तक देखने को मिलेंगे। ये थ्योरी आप इस 2 को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोल सकते हो या केवल प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो। थर्ड आपका थ्योरी रहेगा। तो स्टडी नोट नंबर 4 है, इसको ध्यान से देखना। कई बार बच्चों को इसमें डाउट होता है
कि सर हमारे सिलेबस में तो गिवन है 6 पार्ट्स और मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूं 4 पार्ट्स में। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर क्या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है बेटा। कैसे, मैं क्लियर करता हूं। स्टडी नोट नंबर 4 होगा हमारा कॉस्ट बुक कीपिंग, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब एज पर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेजर्स, कॉस्ट स्टेटमेंट और आइटम एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट एंड नॉर्मल एंड अबनॉर्मल आइटम ऑफ कॉस्ट, इन दोनों को अलग अलग शो किया है। जबकि हम क्या करते हैं, इन दोनों पार्ट को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं कॉस्ट शीट के चैप्टर के नाम से। कॉस्ट शीट के चैप्टर के नाम से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ये हम अलग से ही एक पार्टली डिस्कशन करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इसके बाद इंटीग्रल अकाउंट्स जो है उसको भी हम अलग से डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। देन जो रिकॉन्सिलिएशन है उसको भी हम अलग से रिकॉन्सिलिएशन के नाम से डिस्कस करते हैं। इसके बाद बच्चों को ये लगता है सर हमारा ये वाला पार्ट रह गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, हेल्थ केयर एंड पोर्ट सर्विसेज। एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे कॉस्ट बुक कीपिंग के टाइम पे भी आपको ये सर्विसेज बता दी गई। देन जब मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बात आई तो यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग का टॉपिक अलग से दिया हुआ है। तो एक्चुअल में एक ही चीज को दो दो जगह पढ़ने से बेटर ये होता है कि उस चीज को एक जगह पढ़ा जाए। तो एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, पोर्ट सर्विसेज वाला पार्ट, ये आपका जब हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग का सर्विस कॉस्टिंग का पार्ट पढ़ते हैं उसके अंदर कवर हो जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके पास इस टॉपिक में गिवन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग में कवर कर लेते हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका 100% सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं अगर स्टडी नोट नंबर 5 मेथड ऑफ कॉस्टिंग पे, तो यहाँ पे पार्ट है 1, 2, 3, 4 और 5, बट मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कुछ फालतू पढ़ा रहा हूँ, नहीं, फालतू पढ़ाने का बिल्कुल शौक नहीं है। वो हमारे सिलेबस में होगा वही हम डिस्कशन करेंगे। तो सर पहला पार्ट तो सेम है जॉब कॉस्टिंग, दूसरा पार्ट सेम रहेगा अपना बैच कॉस्टिंग, तीसरा पार्ट अपना सेम रहेगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चौथा पार्ट जो है ध्यान देना इन्होंने क्या किया, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। अब मैं क्या करता हूं, प्रोसेस कॉस्टिंग में 2 अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस करते हैं। एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग के नाम से, एक प्रोसेस कॉस्टिंग का ये जो पार्ट है इतना सा, इसी में एक अलग वैरायटी होती है दैट इज नॉन एज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होगा जब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखने को मिले, तब हमारे सामने एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अराइज होता है। और जो जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है उसको भी मैंने अलग किया है क्योंकि इसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट पार्ट सेम रहेगा अपना सर्विस कॉस्टिंग का, सर्विस कॉस्टिंग। तो ना ज्यादा करवाएंगे ना कम करवाएंगे, एज पर योर सिलेबस 100% सिलेबस कवर हम यहाँ पे करेंगे। के बाद लास्ट स्टडी नोट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स एज पर आवर स्टडी मटेरियल। सर 3 पार्ट है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस एंड बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको 5 पार्ट्स में कवर करवाने वाला हूँ क्योंकि जो पहला पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें 3 अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है। तो एक पार्ट तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से ही डिस्कस करेंगे। दूसरी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो है मार्जिनल वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कंपैरिजन। 2 टेक्निक्स होती है कॉस्ट मेंटेन करने की, मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन। तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग में कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हो, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट हो, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक अलग से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की फैक्टर, ऑल्सो नॉन एज लिमिटिंग फैक्टर, जब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो उस सिचुएशन में वो अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करे कि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो, वो हम की फैक्टर में डिस्कस करें। इसके बाद जो 2 पार्ट है एज पर योर स्टडी मटेरियल वैसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस एंड बजट्स एंड
बजटरी कंट्रोल। और जैसा कि मैं आपको पहले भी 2 बारी बोल चुका हूं कि इंस्टीट्यूट ने मार्किंग हमें बताई है कि सेक्शन ए इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, सर जो सेक्शन ए है में 4 स्टडी नोट कवर्ड है, स्टडी नोट नंबर 1 से लेकर 4, उसमें से आपके एग्जाम में 40% मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टडी नोट नंबर 5 में से 30% और स्टडी नोट नंबर 6 में से 30%, मतलब 2 स्टडी नोट तो 60% वेटेज ले गए और बचे हुए 4 की वेटेज 40% है। तो ये हमारा सिलेबस है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, अभी तक हाईएस्ट जो मार्क्स है मेरे किसी स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट में, दैट इज 95 मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स। इसके बाद काफी अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चों की, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दीज ऑल। और हमें उम्मीद है आप भी इसी तरीके की हमें परफॉर्मेंस देंगे और मैं वेट कर रहा हूं, फर्स्ट रो इज वेटिंग फॉर योर नेम। अगर आपने ध्यान से यहां पे देखा हो, पहली लाइन मैंने यहां पे ब्लैंक छोड़ी हुई है आपका नाम लिखने के लिए, एंड इसके लिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो ये हमारा सिलेबस है। एज पर योर स्टडी मटेरियल क्या सिलेबस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। साथ में मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि हम अपनी क्लासेस में इस सिलेबस को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर इसमें से कॉपी करने की मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग पुट कर लीजिए सीएमए इंटर। सबसे पहले आप हेडिंग पुट कीजिए सीएमए इंटर। ग्रुप 2 ग्रुप होते हैं आपके सिलेबस में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। 4 पेपर ऑलरेडी फाउंडेशन में हो चुके होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4। तो इंटर में पेपर की नंबरिंग स्टार्ट होती है पेपर नंबर 5 से। पेपर नंबर 5 होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 6 होता है लॉ एंड एथिक्स, 7 होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, 8 होता है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। सिमिलरली ग्रुप 2 में भी आपको 4 पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो हेडिंग पुट करो ग्रुप 1 पेपर नंबर 8 और पेपर का नाम लिख लो कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 8 पेपर का नाम लिख लो कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद साथ में लिख लीजिए कि सर टोटलिटी में 6 स्टडी नोट्स हमें कवर करने हैं और हमारा जो पेपर है इसकी वेटेज 100 मार्क्स की है। इवन जितने भी आपके सीएमए इंटर में पेपर हैं, 8 पेपर्स हैं, सबकी वेटेज 100 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद मैंने आपको ये आपका सिलेबस बताया है, लेकिन आपको ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से कॉपी कर लीजिए कि सर ये स्टडी नोट्स हैं 6 और इनको हम इस तरीके से पार्टली डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो 3 स्लाइड्स आपके सामने आई है स्टडी नोट और उनके पार्ट्स की, इसको आप कॉपी कर लीजिए ताकि आपके माइंड में क्लियर रहेगा। ये थ्योरी है 2BTP, 3rd थ्योरी है, 4th की मैं बात करूं प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5th में भी प्रैक्टिकल एंड 6th में भी प्रैक्टिकल। और ये हो गई आपकी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली मार्किंग। ये आप कॉपी कर लीजिए 3 स्लाइड्स। इंस्टीट्यूट ने तो अपने अकॉर्डिंगली वेटेज में ये बताया है कि स्टडी नोट नंबर 1 से लेकर 4 तक 40%, 5 30% और 6 30%। पर जब हम एक एक टॉपिक पिक करेंगे तो मैं आपको ये भी इंडिविजुअल बेसिस पे बताता जाऊंगा साथ के साथ, जब हम अपने चैप्टर्स एक एक करके पिक करेंगे तब, कि कॉस्ट शीट की नॉर्मली आपके एग्जाम में क्या वेटेज रहती है,
नॉन इंटीग्रेटेड की क्या वेटेज रहती है। तो अकॉर्डिंगली ये जो पार्ट्स हैं इनकी भी मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक करवाऊंगा, हर चैप्टर की पहली क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि कौन से पार्ट की क्या वेटेज है। एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस जितने भी अभी तक एग्जाम पेपर्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आपको साथ के साथ बताएंगे इस टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और हम फ्यूचर में क्या वहां से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आज का जो सेशन था वो आपके साथ केवल और केवल एक सिलेबस डिस्कशन पर्पस था कि आपका जो पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका एज पर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल क्या सिलेबस है और हम उसको किस तरीके से अपनी क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फॉर्मली सिलेबस स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टडी नोट नंबर 1 का पार्ट 1 जो है डेफिनिशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।